ओके। तो लास्ट क्लास में बेसिकली हम ये ट्रायंगल वाला एप्लीकेशन कर रहे थे, राइट? तो इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम मैंने इसको एक फर्स्ट वर्जन कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है प्रोग्रामिंग के प्रैक्टिसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बारीक चीज़ें हैं, ठीक है। और इसी को थोड़ा और आपको पूरी इम्प्रूव नेक्स्ट क्लास में भी करके बताऊंगा मैं। तो ज़रा इसको एक बार कोड आपको दिखाता हूँ और देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो नोट करने लायक चीज़ें हैं, ठीक है। MCA बैच 2006 डेमो, SRC डेमो हूप्स, डेमो बेंचमार्क, ओके, और 10 केसेस, ओके। देखिए हमने क्या बनाया था, एक क्लास बनाई थी ट्रायंगल क्लास, राइट? क्विकली रिवाइज कर रहा हूँ। और ये ऑलरेडी इम्प्रूव कोड है, ठीक है। ये ऑलरेडी इम्प्रूव कोड है, फर्स्ट लेवल इम्प्रूव कोड है। इसमें भी अभी बहुत सारे कैचेस हैं, ठीक है, जिसको भी हम आगे समझेंगे। एक बार अच्छी तरह समझ लीजिए, कोड कोई भी लिख सकता है, फंक्शनल कोड, लेकिन मेंटेनेबल कोड लिखना ये बहुत ही क्रिटिकल स्किल होती है, ठीक है। तो अगर इंटरव्यू में आप इन चीज़ों को मतलब जैसे किसी ने आपसे कहा कोड लिखिए या कंप्यूटर लेके बैठा दिया एक छोटा सा वो करिए, इन चीज़ों को अपने बैकग्राउंड में रखेंगे और उसके हिसाब से आप कोड करके देंगे ना, तो वो चूँकि इंटरव्यू लेने वाले अक्सर मिनिमम 3 to 4 ईयर्स के तो होता ही है एक्सपीरियंस मिनिमम, जो फर्स्ट लेवल भी इंटरव्यू लेते हैं आपका, है ना। तो वो इस बात को रिकॉग्नाइज आसानी से कर पाएंगे कि आप कहाँ पे उसमें कोडिंग प्रैक्टिसेस की अच्छी चीज़ें डाल रहे हैं आप, ठीक है। तो वो आपको वहीं से डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर देगा अमंग अदर कैंडिडेट्स, ठीक है। तो अब देखिए जैसे ही हमने क्या बनाया था, हमने डिफरेंट पैकेजेस बनाए थे पहले तो। जामिया हमदर्द डॉट डेमो डॉट बेसिक अंडर उसको रूप्स, इसमें हमने एंटिटीज रखी थी, राइट? ट्राइंगल एंड द 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, राइट? इक्विलेटरल, आइसोस्केलेस एंड स्केलेंट ट्राइंगल, ठीक है। और फिर इसकी एक टेस्ट ट्राइंगल नाम की क्लास हमने बनाई थी जो डेमो डॉट टेस्ट केस पैकेज में थी, ये सेपरेट पैकेज में थी। सारे टेस्ट केसेस इसमें हमने सोचा था डालेंगे, ठीक है। ये जो टेस्ट केस है ये मोर और लेस एक ड्राइवर क्लास है जिसके अंदर मेन मेथड है, और इसी के अंदर हमने मेन मेथड लिख करके सारे टेस्ट लिख दिए हैं, ठीक है। इसको मैं आपको 1 by 1 कमेंट हटा के दिखाता जाऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद एक बेंचमार्क करके मैंने पैकेज बनाया है, ठीक है। इसमें जो क्लास है वो आपको भी मैं बताऊंगा क्या पर्पज है इसका। अभी एक बार रिवाइज करने के लिए पहले ट्रायंगल क्लास आपको दोबारा से दिखाता हूँ मैं, उसमें जो चेंजेस है वो नोटिस करिए। कमेंट्स आप देखेंगे प्रॉपर्ली अब आ गए हैं, राइट? प्रॉपर्ली वेल कमेंटेड वेल डॉक्यूमेंटेड कोड है, इसको बोलते हैं वेल डॉक्यूमेंटेड कोड, ठीक है। कोड अपने आप में आपको पढ़ने पर काफ़ी कहानी बता देगा, ठीक है। तो ट्रायंगल रिप्रेजेंट जनरेट ट्रायंगल विद 3 साइड्स, इट इज डिजाइन एज अ बेस क्लास टू बी एक्सटेंडेड बाय स्पेसिफिक ट्रायंगल टाइप्स। तो यहीं पे हमने बता दिया इट्स अ बेस क्लास, इट्स अ बेस क्लास, ठीक है। ये एक्सटेंड होने जा रहा है, ठीक है। जिसने पहली बार ट्रायंगल क्लास को खोल के देखा वो समझ गया कि इसके चाइल्ड क्लासेस मिलेंगे हमें, राइट? अब इस पर क्या इन्होंने करा, देखिए प्राइवेट इंट साइड 1 साइड 2 साइड 3 सारे इनकैप्सुलेटेड फील्ड कह रहा हूँ, कीप स्टेट प्राइवेट एंड एक्सपोज वाया गेटर एंड सेटर्स। किस प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए? डाटा डेटा हाइडिंग, डेटा हाइडिंग, डेटा को हम हाइड कर रहे हैं। कीप स्टेट प्राइवेट एंड एक्सपोज वाया गेटर एंड सेटर, इसको ब्रैकेट में डेटा हाइडिंग लिख देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा ध्यान रहे, ठीक है। कोड में आपको शेयर करूंगा बाद में। कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, ठीक है। इंजेक्शन टर्म एक यूज होता है जब किसी चीज़ की मतलब किसी फील्ड की वैल्यू को समहाउ आप उसकी वैल्यू को प्रोवाइड करते हैं, नॉर्मली इन द कंटेक्स्ट ऑफ किसी फ्रेमवर्क के थ्रू, ठीक है। तो जैसे आप अगर स्प्रिंग वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें डिपेंडेंसी इंजेक्शन जैसे टर्म आपके पास आएंगे, ठीक है। यहाँ कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन करने का मतलब ये है कि कंस्ट्रक्टर के थ्रू जो फील्ड्स की वैल्यू है उनको हम इंजेक्ट करा रहे हैं या सेट करा रहे हैं, यह सिंपल मतलब है, ठीक है। अदरवाइज इंजेक्शन का मतलब टेक्निकल टर्म में फ्रेमवर्क आप पढ़ना शुरू करेंगे तो उसका मतलब ये होता है कि एक क्लास है, उसके फील्ड्स है, और फील्ड्स को आप किसी कंस्ट्रक्टर या मेथड के थ्रू उसको इंजेक्ट नहीं करा रहे हैं उनकी वैल्यूज़ को, रादर फ्रेमवर्क के कंट्रोल में है, वो वैल्यूज़ को एक डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को या समहाउ किसी कंडीशनल वैल्यूज़ को इंजेक्ट करता है उनके लिए, ठीक है। तो क्लास को ऑलमोस्ट रेडीमेड कर देता है, ठीक है। उस कंसेप्ट को बोलते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन, कि डिपेंडेंसी है किसी चीज़ की, उसको इंजेक्ट कराया सिर्फ थर्ड पार्टी एंटिटी ने, यानी फ्रेमवर्क के पार्ट ने, ठीक है। तो इंजेक्शन टर्म इस तरह अक्सर सुनने में आपको मिलेगा,
ठीक है, तो ये क्या है, ये तो कंस्ट्रक्टर है, राइट। कंस्ट्रक्टर पब्लिक है चूंकि ट्रायंगल क्लास ही पब्लिक है एज ऑफ नाउ। एज अ जनरल रूल अमूमन हम क्या करते हैं, ऑल्दो फॉर अ क्लास सिर्फ दो विजिबिलिटी स्पेसिफायर, विजिबिलिटी कंट्रोल नॉट विजिबिलिटी स्पेसिफायर, दो विजिबिलिटी कंट्रोल अलाउड हैं। कौन कौन से, पब्लिक डिफॉल्ट। प्रोटेक्टेड और प्राइवेट आप क्लास के आगे यहाँ पे नहीं लगा सकते, पब्लिक लगाएंगे हटा देंगे वो डिफॉल्ट हो जाएगा, राइट, कुछ नहीं होगा तो डिफॉल्ट होगा। फील्ड्स के लिए, मेथड्स के लिए और कंस्ट्रक्टर के लिए चारों विजिबिलिटी कंट्रोल अलाउड होते हैं, यानी कंस्ट्रक्टर भी प्राइवेट हो सकता है, कंस्ट्रक्टर भी प्राइवेट हो सकता है। लेकिन नॉर्मली हम क्या करते हैं, अगर आप कंस्ट्रक्टर को यूज करना चाहते हैं कंस्ट्रक्ट एन ऑब्जेक्ट, तो आप क्या करेंगे कि इसकी विजिबिलिटी, जैसे ट्रायंगल क्लास है, इसकी विजिबिलिटी क्लास की विजिबिलिटी के बराबर या उससे ब्रॉडन रखेंगे। अगर मान लीजिए बराबर का मतलब क्या, वो ये भी पब्लिक है ये भी पब्लिक है, तो क्लास भी विजिबल है कंस्ट्रक्टर भी विजिबल है, तभी तो ऑब्जेक्ट बनेगा। ब्रॉडन करने का मतलब क्या है, क्लास ट्रायंगल डिफॉल्ट है ना, तो ट्रायंगल की विजिबिलिटी कहाँ होगी, सिर्फ उस पैकेज में होगी, दूसरे पैकेज में नहीं होगी, ठीक है। कंस्ट्रक्टर की विजिबिलिटी आप डिफॉल्ट रखें चाहे पब्लिक कर दें, ब्रॉडन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर कंस्ट्रक्टर को आपको यूज करना है डायरेक्टली फॉर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम आउटसाइड दिस क्लास, ठीक है, फ्रॉम आउटसाइड दिस क्लास, इसका मतलब अभी समझ में आएगा, थोड़ी देर में आएगा या नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जो मैं वर्ड बोलता हूँ ना, कभी कभी इसको बड़ा केयरफुल नोट किया कीजिएगा, क्योंकि बड़ा उसको चूज करके बोलता हूँ उसमें कैचेज होते हैं, ठीक है। तो मैं जब ये कह रहा हूँ कि टू कंस्ट्रक्ट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम आउटसाइड दिस क्लास, तो इसका मतलब ट्रायंगल क्लास के अंदर से भी ट्रायंगल क्लास का ऑब्जेक्ट बन सकता है ना। और अगर ट्रायंगल क्लास के अंदर से ट्रायंगल क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो जाहिर सी बात है उसका कोई कंस्ट्रक्टर या मेथड ही बनाएगा, है ना। अगर मेथड बना रहा है तो अगर कंस्ट्रक्टर कोई प्राइवेट हो तो वो मेथड उसको एक्सेस कर सकता है क्योंकि उसी क्लास का मेथड है ना। तो ये एक यूज केस आपको देता है कि अगर कंस्ट्रक्टर प्राइवेट है तो भी उसके इंटरनल मेथड को आप यूज कर सकते हैं उसके ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, और वो मेथड अगर गेटर सेटर की तरह पब्लिक है तो वो ऑब्जेक्ट बना करके रिटर्न भी कर सकता है। Now this is what we call as a controlled way of creating objects, कि यूजर डायरेक्टली तो नहीं बना सकता है, डायरेक्टली नहीं बना सकता है, लेकिन किसी मेथड को कॉल करके बना सकता है। मान लीजिए आप चाहते हैं कि किसी क्लास का एक सिंगल ऑब्जेक्ट बने, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट न बने, है ना। तो ऐसी क्लास को हम बोलते हैं सिंगलटन क्लास। क्या बोलते हैं इसको, सिंगलटन क्लास, ठीक है। एक क्लास का आप चाहते हैं सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बने। अब अगर आप कंस्ट्रक्टर को पब्लिक रख देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, किस क्लास के बाहर से कोई भी इसको ऑब्जेक्ट बना लेगा। आप इसको कंस्ट्रक्टर को तब क्या करेंगे, प्राइवेट कर देंगे, कोई मेथड आप पब्लिक बना देंगे। अब वो मेथड क्या करेगा, जितने उसने ऑब्जेक्ट बना रहा है उसके काउंट रखेगा, ठीक है, करेक्ट। और जब भी कोई पहला ऑब्जेक्ट उसने एक बार बना लिया है तो अपनी यहाँ किसी अरे में डाल के उसको रख लेगा या किसी डिफरेंस वेरिएबल में डाल के रख लेगा। जब दोबारा रिक्वेस्ट आएगा देखेगा ऑलरेडी मैं ऑब्जेक्ट पास्ट टाइम बना चुका हूँ, उसी ऑब्जेक्ट को वापस रिटर्न कर देगा, ठीक है। सिंपल सा एग्जांपल, डाटाबेस कनेक्शन, ठीक है। हो सकता है सिंगलटन नहीं, आप मल्टीपल उसके कनेक्शन बनाए, लेकिन कंट्रोल बनाएंगे, 3 बनाएंगे 4 बनाएंगे। प्रिंटर एक नेटवर्क में जो कनेक्टेड है, अब अगर उसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनेंगे तो क्या होगा, उसमें प्रिंट कमांड है, प्रिंट फंक्शन है, तो मेरा कंप्यूटर भी कॉल कर सकता है, उसका भी कॉल कर सकता है, ओवरलैपिंग हो जाएगी, है ना। तो उस रिसोर्स को कंट्रोल रखना है, तो जब तक एक रिसोर्स उसको यूज़ कर रहा है उसके ऑब्जेक्ट को, दूसरे रिसोर्स को उसका ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। वो जो मेथड होगा गेट प्रिंटर या गेट कनेक्शन टू द प्रिंटर, ऐसा कुछ करके मेथड होगा जो प्राइवेट कंस्ट्रक्टर से ऑब्जेक्ट जो बनाएगा वो तब तक नया ऑब्जेक्ट सप्लाई नहीं करेगा जब तक पुराना ऑब्जेक्ट रिलीज ना हो जाए, ठीक है, समझे बात। तो इस तरह के डिज़ाइन के लिए कंस्ट्रक्टर प्राइवेट हो सकता है, ठीक है, करेक्ट। तो ध्यान रखेंगे क्लास के लेवल पर 2 विजिबिलिटी कंट्रोल होती हैं, पब्लिक और डिफॉल्ट। आपके फील्ड्स दैट इज वेरिएबल मेथड्स और कंस्ट्रक्टर के लेवल पे चारों विजिबिलिटी कंट्रोल एप्लीकेबल हो सकती हैं, आप चारों में से कोई भी लगा सकते हैं, टेक्निकली ये बाइंडिंग नहीं है, ठीक है, करेक्ट।
तो नॉर्मली अगर हम क्या करते हैं, अगर किसी कंस्ट्रक्टर को हम यूज करना चाहते हैं आउटसाइड द क्लास फॉर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास, then we make sure that the visibility of the constructor is either the same as the class itself or broadened. अगर ये डिफॉल्ट है तो ये पब्लिक हो सकती है, ब्रॉडन हो सकती है ना, लेकिन उससे कम नहीं हम करेंगे अगर हमको यूज करना है तो बाहर से, ठीक है, करेक्ट। इसीलिए मैंने कहा था कि कंस्ट्रक्टर could be private because it could be used to create object from within the class itself, ठीक है, बात समझ में आई। इसका कभी एग्जाम्पल भी बता दूंगा आपको मैं दिखा करके, ठीक है। तो ये सिंपल सा कंस्ट्रक्टर है जो 3 साइड्स ले रहा है ट्रायंगल के, और क्या कर रहा है, तीनों साइड को सेट करने से पहले वैलिडेट ट्रायंगल मेथड कॉल कर रहा है। क्या कर रहा है, तीनों साइड को सेट करने से पहले क्या कर रहा है, वैलिडेट ट्रायंगल मेथड कॉल कर रहा है। अब आप इस वैलिडेट ट्रायंगल मेथड को क्या देख रहे हैं, साइड के सेट होने से पहले कॉल हो रहा है, यानी साइड की वैल्यू तभी सेट होगी जब वैलिडेट ट्रायंगल क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, है ना, यानी सक्सेस रिटर्न करेगा, कि मतलब सारे साइड्स प्रॉपर हैं, राइट। और नॉर्मली हीरोन्स फॉर्मूले के साथ आपको बताया था कि वैलिडेशन किसी भी ट्रायंगल का क्या होता है, कोई भी 2 साइड का सम तीसरे साइड के सम के बराबर या उससे बड़ा हो, ठीक है, कम नहीं हो सकता है। तो यानी ये कोड जो जाएगा वैलिडेट ट्रायंगल के अंदर, इस टाइप का कोड जाएगा, राइट। अब इस कोड को देख करके कि ट्रायंगल क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर से वैलिडेट ट्रायंगल कॉल हो रहा है, वैलिडेट ट्रायंगल मेथड कॉल हो रहा है, और ये भी आप देख रहे हैं कि वैलिडेट ट्रायंगल मेथड किसी रेफरेंस वेरिएबल से कॉल नहीं हो रहा, मतलब इसी क्लास का पार्ट है, नीचे कहीं डिफाइंड होगा, अभी मैंने आपको कोड दिखाया नहीं है, ठीक है। डायरेक्टली फंक्शन कॉल हो रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई ऑब्जेक्ट बना के उसके रेफरेंस वेरिएबल में किसी और क्लास का वैलिडेट मेथड कॉल कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है, कोई यूटिलिटी क्लास नहीं है, राइट, इसी क्लास का मेथड होगा ये। तो कुछ और आप इन्फर कर पा रहे हैं सिर्फ इतना सपोर्ट दे करके, वैलिडेट ट्रायंगल मेथड की सिग्नेचर के बारे में, सिग्नेचर मतलब फर्स्ट लाइन ऑफ डिक्लेरेशन होता है उसके बारे में, या उसके नेचर के बारे में कुछ अंदाज कर पा रहे हैं। नहीं, कंस्ट्रक्टर तो ये है, ट्रायंगल क्लास है, कंस्ट्रक्टर के अंदर जो साइड्स को मैं सेट कर रहा हूँ उससे पहले मैं वैलिडेशन कर रहा हूँ, वैलिडेशन के लिए वैलिडेट ट्रायंगल कॉल कर रहा हूँ जिसमें मेथड कॉल कर रहा हूँ, जाहिर सी बात इसी क्लास का मेथड है ये, किसी रेफरेंस वेरिएबल पे डॉट ऑपरेटर लगा के कॉल नहीं हुआ है, इसी क्लास का मेथड है, कोई डाउट नहीं है इसमें। इसके क्यों पेरेंट क्लास में ट्रायंगल क्लास नहीं है कि पेरेंट क्लास से आ रहा हो, ये इसी क्लास के अंदर डिफाइंड होगा, नीचे कहीं डिफाइंड होगा, राइट, मैंने कोड दिखाया नहीं है, इतनी फर्क है अभी, है ना। ये क्या कर रहा है, तीनों साइड्स को भेज रहा है वैलिडेशन के लिए, जाहिर सी बात है, पता है कि फार्मूला जो होता है वैलिडेशन का क्या होता है कि सम ऑफ 2 साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द थर्ड साइड, एनी 2 साइड्स, ठीक है। तो इस टाइप का कुछ कोड हमने लिखा होगा, कोड के बारे में हमें समझ में आ रही है बात, है ना, जानकारी मिल रही है, कुछ अंदाज मिल रहा है, क्योंकि हमें फार्मूला पता है इसका, ठीक है। लेकिन इस मेथड के बारे में ही कुछ आप बता सकते हैं और कि किस टाइप का मेथड होगा। डिफॉल्ट मतलब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, मेथड डिफॉल्ट पैरामीटर डिफॉल्ट हो सकते हैं, बूलियन रिटर्न करेगा, चलो ये समझ में आती है बात, क्योंकि दैट इज ट्रू फॉल्स रिटर्न करना है, रिटर्न टाइप ने बता दिया, और कुछ इसके बारे में कुछ आपको अंदाज मिल रहा है। एनीथिंग जो आपको क्लिक करना चाहिए दिमाग में। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। जरा ध्यान दीजिए, अगर तो इसका मैंने विजिबिलिटी कंट्रोल क्या रखा है, प्रोटेक्टेड रखा है ना। प्रोटेक्टेड का मतलब क्या होगा, ये इस पैकेज के अंदर, यानी इस पैकेज के अंदर अगर कोई क्लास है तो उसको वैलिडेट ट्रायंगल मेथड दिखेगा,
है ना, पैकेज के बाहर है तो नहीं दिखेगा। एक चीज़ तो ये नोट करने की है, ठीक है। अच्छा, आप बूलियन कह रही थी, बूलियन के बजाय यहाँ पे वर्ड लिख रखा है मैंने। द रीज़न वाई, बिकॉज ट्रू या फॉल्स रिटर्न करने के बजाय, है ना, अगर फॉल्स होता है तो हम यहाँ एक एक्सेप्शन थ्रो कर दे रहे हैं, ठीक है। एक्सेप्शन क्या होता है? एक्सेप्शन इज एन एबनॉर्मल सिचुएशन इन विच द प्रोग्राम में टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन, ठीक है। अब जैसे इस केस में एबनॉर्मल सिचुएशन क्या होती है कि वैलिडेशन फेल हो जाए। और वैलिडेशन फेल कब होगी? जब ट्राइंगल के साइड्स की लेंथ आप प्रॉपर नहीं देंगे, या कंडीशन जो है, जो वैलिडेशन की कंडीशन है वो सेटिस्फाइड नहीं होगी, तो ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। जब ट्राइंगल बन ही नहीं रहा है तो इसका मतलब कि ये एक तरह का ये एक्सेप्शनल सिचुएशन है। ध्यान है ना, ऊपर कंस्ट्रक्टर में पहले हमने वैलिडेट ट्राइंगल मेथड को कॉल करा है, उसके बाद सेट करने की कोशिश करी है, राइट, साइड्स को, यानी ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट करने के बाद उसके बाद हमने करी है ना। उससे पहले हमने वैलिडेट ट्राइंगल को कॉल किया है, राइट, करेक्ट। तो इस तरह के एक्सेप्शनल सिचुएशन को हम बोलते हैं इन जनरल एक्सेप्शन, ठीक है। और एक्सेप्शन बेसिकली दे कम एट द रन टाइम, जब प्रोग्राम रन हो रहा हो, ठीक है, क्योंकि आपने साइट्स इंटर कर दिए, अब तो रन टाइम में प्रोग्राम चेक करेगा ना, कंपेयर करके साइट्स को कि इनकी वैल्यू वैलिडेशन के हिसाब से, उसकी लॉजिक के हिसाब से सक्सेसफुल है या फेलियर है। तो एक तरीका ये हो सकता था, हम ट्रू फॉल्स रिटर्न कर सकते थे, और जहाँ पे कॉल कर रहे हैं यानी कंस्ट्रक्टर में, वहाँ पे एक लाइन कोड और लिखते, इफ ट्रू this dot side 1 is equal to side 1, this dot side 2 is equal to side 2, this dot side 3 is equal to side 3. Else, again, either I have to print some error message, or again I have to throw the exception to let the user know. ठीक है, ये करना पड़ेगा। तो एक्सेप्शन क्या होते हैं? एक्सेप्शन क्या होते हैं? सी प्लस तो जाओ, आपने हालांकि पढ़ रखा है, फिर भी मैं पूछ रहा हूँ एक्सेप्शन क्या होते हैं? एबनॉर्मल सिचुएशन होते हैं, ठीक है। और एक्सेप्शन थ्रो किए जाते हैं, जिस जगह प्रॉब्लम होती है उस जगह से थ्रो किए जाते हैं कोड के अंदर से, ठीक है। कोड के अंदर से थ्रो किया जाता है, मतलब प्रॉब्लम जहाँ से अगर हुई वहीं तो थ्रो होगी ना। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इस कोड के अंदर क्या हो रहा है, वैलिडेट ट्रायंगल कोड के अंदर इसको मिला S1 S2 S3 विच आर साइड 1 साइड 2 साइड 3, राइट। हम इसको साइड 1 साइड 2 साइड 3 करते तो शायद ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि फिर मैच करता कि वहाँ से साइड 1 साइड 2 साइड 3 यहाँ पे आ रहा है, राइट, ठीक है। कोड को इम्प्रूव करने की यहाँ गुंजाइश है, राइट। फिर उसके बाद क्या करा आपने, S1 इज लेस देन इक्वल टू 0, क्या पता आपने साइड दिया 5 9 और 0, अगर किसी साइड की लेंथ 0 हो गई तो ट्रायंगल ऐसे भी नहीं बनेगा वो, राइट। तो ये भी वैलिडेशन का एक पार्ट हुआ। और बीच में क्या लगा, ये और है, दो पाइप मतलब और है। अगर S1 इज लेस देन 0, पहली ही साइड अगर 0 से हो कम है, तो क्या कोड इन कंडीशन को चेक करेगा? नहीं करेगा, पता है ना, क्योंकि और कंडीशन में अगर एक भी कंडीशन जहां पे सेटिस्फाई हो जाएगी उसी जगह से कंडीशन फॉल्स हो गई, कंडीशन ट्रू हो गई, सॉरी, कंडीशन ट्रू हो गई। जब ट्रू हो गई तो वो इंटर कट जाएगा, बाकी कंडीशन को चेक करने की हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर मेहनत नहीं करेगा, वो कंट्रोल इंटर कट जाएगा कोड के अंदर। और क्या एक्सेप्शन थ्रो करेगा, क्या प्रॉब्लम थ्रो करेगा? फिलहाल एक्सेप्शन का मतलब प्रॉब्लम समझिए, एबनॉर्मल प्रॉब्लम जो कोड को रोक देगी आपके। थ्रो इज अ कीवर्ड जो थ्रो कर रहा है एक्चुअली, जैसे आप बॉल थ्रो करते हैं, ठीक है। न्यू, नया, क्योंकि एक्सेप्शन हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। सी प्लस प्लस में एक्सेप्शन कैरेक्टर भी हो सकता है, न्यूमरिक वैल्यू भी हो सकती है, इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी ऑब्जेक्ट ऑल्सो, बट इन जावा एक्सेप्शन इज ऑलवेज एन ऑब्जेक्ट ऑफ सम क्लास, ठीक है, करेक्ट। तो ये क्या है, नया ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं। क्लास का नाम क्या है? इल्लीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन, ऑलरेडी डिफाइंड है जावा की क्लास की लाइब्रेरी में, इल्लीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन, ठीक है। और उसमें हम मैसेज क्या दे रहे हैं कि भाई इलीगलिटी क्या है, ऑल साइड्स मस्ट बी पॉजिटिव, दैट मीन्स देयर इज वन साइड विच इज आइदर 0 और निगेटिव, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं ऑल साइड मस्ट बी ग्रेटर देन 0 भी लिख सकते हैं और वर्ब बनाने के लिए, राइट, एज यू लाइक, ठीक है। तो एक इलीगल सिचुएशन ये हो गई जिसमें हम इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हैं और कोड आपका रुक जाएगा, ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट नहीं होगा, ठीक है। आपको एक्सेप्शन के स्टैक ट्रेस में ये दिख जाएगा, ऑल साइड्स मस्ट बी पॉजिटिव, ठीक है। दूसरी सिचुएशन क्या है, ट्रायंगल की इनइक्वालिटी चेक जो आपको बताया, इफ टू साइड्स का सम
इज शुड बी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू द थर्ड साइड। तो हमने क्या करा, S1 प्लस S2 को चेक किया लेस देन इक्वल के लिए, इक्वल टू किस के कंडीशन के लिए, S3 से। फिर S1 प्लस S3 को चेक करा S2 के लिए, फिर S2 प्लस S3 को चेक करा S1 के लिए। सबके बीच और लगा हुआ है, कहीं एक जगह भी फेल कर गया तो एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगा, ट्राइंगल इनइक्वलिटी वायलेटेड। ठीक है, जब ये मेथड सक्सेसफुल हो जाएगा, यानी ये कुछ भी, ये पूरा चल गया, एक्सेप्शन थ्रो होने का मतलब कोड बंद हो जाएगा आपका, है ना, कंस्ट्रक्टर भी से भी बाहर आ जाएगा कोड, है ना, कोड बंद ही हो जाएगा, प्रोग्राम आपका बंद हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं हुआ तब कंस्ट्रक्टर में दोबारा से कहाँ आएगा, इस लाइन के बाद इस लाइन पे आएगा ना, और ये तीनों लाइन एग्जीक्यूट होंगी, तीनों साइड्स आपके सेट हो जाएंगे। क्लियर है भाई, समझ में बात आ रही है? ठीक है, जब साइड सेट हो गए तब आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या है, गेटर एंड सेटर्स है। क्योंकि हमारे फील्ड जो थे वो वेरिएबल्स क्या थे, प्राइवेट थे, डाटा हाइडिंग की वजह से, तो ये गेटर और सेटर्स क्या होंगे, आपके पब्लिक होंगे। पब्लिक गेटर सेटर्स रीड ओनली एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड। तो गेटर्स के लिए किसके लिए होते हैं, रीड करने के लिए होते हैं। तो गेट साइड 1, गेट साइड 2, गेट साइड 3, ये क्या रिटर्न कर रहे हैं, साइड 1, साइड 2 एंड साइड 3। ठीक है, सिमिलरली सेटर्स कीप केप्ट प्रोटेक्टेड सो ओनली सब क्लासेस कैन म्यूटेट। यहाँ मैंने जानबूझ के पब्लिक न करके सेटर्स को प्रोटेक्टेड रखा है टू इम्प्लीमेंट सम रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, अभी तक आपने पब्लिक और पब्लिकी सेटर्स के बारे में और गेटर के बारे में सुना होगा। यहाँ देखिए उस मेथड को भी, जो वैलिडेशन का मेथड था, उसको भी हमने प्रोटेक्टेड रखा और इसको भी प्रोटेक्टेड रखा। अब प्रोटेक्टेड होने से क्या होगा, सेटर यानी साइड की वैल्यू कौन चेंज कर पाएगा, वो क्लासेस जो इस पैकेज के अंदर है। और कौन कौन से पैकेज इस क्लासेस के अंदर हैं, जरा एक बार पैकेज को देख करके बताइए। इसके सब टाइप है, इसके चाइल्ड क्लासेस हैं, चाइल्ड क्लासेस ही हैं, है ना। तो बेसिकली मैं चाह ये रहा हूँ कि चाइल्ड क्लासेस के पास ही इसका एक्सेस रहे कि वो सेटर को यूज़ करके साइड को चेंज कर पाए, कोई क्लाइंट कोड ना कर पाए, कोई क्लाइंट कोड ना कर पाए फॉर सम रीज़न। आगे ज़्यादा ऑब्वियस हो जाएगा। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमने एक रूल कभी पढ़ा था BCA में कि आप सारे फील्ड्स को प्राइवेट करिए, मतलब वेरिएबल्स को, और सारे गेटर सेटर को पब्लिक करिए, ऐसा पढ़ा था हमने। लेकिन तब वो BSc और BCA के लेवल की बात थी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे पूछेगा भाई क्यों पब्लिक ही क्यों कर रहे हो, इसको प्रोटेक्टेड क्यों नहीं कर रहे हो। तो आप उसको कंडीशन बताएंगे, किस कंडीशन में हमें प्रोटेक्टेड करना बेहतर है, किस कंडीशन में पब्लिक करना बेहतर है। आप कोड लिखेंगे तो वहाँ आप कोड रिव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ये डिसीजन तुमने क्यों लिया, आपको बताना पड़ेगा, राइट। थिंग्स विल गेट डीपर, क्योंकि अब 1 साल के बाद आप जॉब करने वाले हैं, है ना, इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, तो उस हिसाब से अब मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ, ग्रूम कर रहा हूँ। इससे पहले मैं इतना एफर्ट नहीं डालता था, क्योंकि तब जॉब मिलना सच में इतनी मुश्किल नहीं थी जो मुझे अब दिख रही है। आप लोग जब तक पास होकर निकलेंगे, यकीन मानो डिफ़िकल्ट टाइम होगा जो मुझे दिख रहा है। ठीक है, विश कि मेरी बात गलत हो जाए, ठीक है, ये सबसे अच्छा होगा। लेकिन जो मुझे दिख रहा है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से डिफ़िकल्ट टाइम अहेड है, तो अपने आप को थोड़ा सा ज़्यादा तैयार करना पड़ेगा, है ना, ज़्यादा कंप्लीट करना पड़ेगा किसी भी चीज़ में। जावा में करने का मतलब है हर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप कर रहे हैं, राइट। ये एक लैंग्वेज की बात नहीं है, सारी तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन की बातें हैं ना, और डिज़ाइन की बातें हैं, है ना। ठीक है भाई, तो देखिए ट्रायंगल क्लास में हमने क्या करा, गेटर्स को पब्लिक रख दिया, क्योंकि रीड तो हम कहीं से भी कर सकते हैं ना, चेंज करने में प्रॉब्लम होती है ना, किसी चीज़ को चेंज करना प्रॉब्लमेटिक है ना। रीड करना, कोई रीड कर लेगा तो क्या कर लेगा, ज़्यादा पढ़ के उसको प्रिंट कर लेगा या कहीं यूज़ कर लेगा कंप्यूटेशन में, राइट। उसको चेंज करेगा तो प्रॉब्लम है ना, क्योंकि फिर तो उसके डायमेंशन ही चेंज हो जा रहे हैं, है ना। तो सेटर्स को हमने क्या करा, प्रोटेक्टेड रख दिया एज ऑफ नाउ। वैलिडेशन लॉजिक हमने देख लिया। कैलकुलेट पैरामीटर, पैरामीटर कैसे कैलकुलेट करते हैं ट्रायंगल का, सिंपल सा रूल है, तीनों साइड्स को सम कर दीजिए, पैरामीटर आपका निकल आएगा। तो साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस साइड 3 रिटर्न हो जा रहा है, ठीक है, इस मेथड से। कैलकुलेट एरिया, ये कौन सा फार्मूला है, हीरोन्स फार्मूला है, हीरोन्स फार्मूला है। हीरोन्स फार्मूला जो बताया था पहले असाइनमेंट में, वो है, राइट। तो जब हम ट्रायंगल का, हमें नहीं पता है कि किस टाइप का ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है तो स्केलेटल ट्रायंगल का अलग फार्मूला होता है, राइट, आसान फार्मूला होता है।
अगर आप ध्यान दें तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा बड़ा छोटा सा अलग फार्मूला होता है। ठीक है, अभी खोल के दिखा देंगे उसको भी। ठीक है, जब हमें ट्रायंगल के का टाइप नहीं पता है, क्योंकि हम ट्रायंगल क्लास के अंदर है, ट्रायंगल इज अ पेरेंट क्लास, तो यहाँ पे अगर हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे? हम हीरोन्स फार्मूला के लिए लिखेंगे जो जनरलाइज्ड है, जो हर ट्रायंगल पे काम करेगा। गॉट इट? जो हर ट्रायंगल पे काम करेगा। तो इसका फार्मूला क्या होता है? पैरामीटर दैट इज साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस साइड 3 डिवाइडेड बाय 2। इसको हम कहते हैं सेमी पैरामीटर बोलते हैं, एस, राइट? एस से इंडिकेट करा मैंने, राइट? अब इसको हम यूज करेंगे, मैथ की लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं, मैथ इज द नेम ऑफ अ क्लास, उसमें SQRT स्क्वायर रूट फंक्शन है। ये फंक्शन क्या ले रहा है? जो भी चीज़ें ले रहा है उसका स्क्वायर रूट निकाल ले रहा है। तो अंडर रूट S मल्टीप्लाइड बाई S माइनस S1 मल्टीप्लाइड बाई S माइनस S2 मल्टीप्लाइड बाई S माइनस S3। गूगल पे हीरोन्स फार्मूला सर्च करिएगा, ये फार्मूला आपको मिल जाएगा, राइट? वही फार्मूला मैंने यहाँ पे कोट करा है, इससे आपको एरिया निकल आएगा। ठीक है, अब इस सारे डिटेल्स के बिना पर नाउ वी आर ट्राइंग टू क्लासिफाई द ट्रायंगल बेस्ड ऑन इट्स साइड्स लेंथ। ठीक है, कि भाई ट्रायंगल किस टाइप का है। ठीक है, स्ट्रिंग डॉट गेट टाइप, स्ट्रिंग डॉट गेट टाइप ये मेथड क्या कर रहा है? इफ साइड 1 डबल इक्वल टू साइड 2 एंड साइड 2 डबल इक्वल टू साइड 3, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, अगर हम साइड 1 डबल इक्वल टू साइड 2 एंड साइड 2 इज इक्वल टू साइड 3 कर रहे हैं, तो साइड 1 इज इक्वल टू साइड 3 क्यों नहीं कर रहे हैं? एसोसिएटिव प्रिंसिपल, राइट? A इज इक्वल टू B, B इज इक्वल टू C, A इज इक्वल टू C, सिंपल सी बात है ना। तो वो हमें करने की जरूरत नहीं है, ये दो कंडीशन दोनों की दोनों फुलफिल होनी चाहिए, इसके बीच में एंड दिख रहा है आपको, देन द ट्रायंगल इज इक्विलेटरल। ठीक है, एल्स इफ साइड 1 इज इक्वल टू साइड 2 और साइड 1 इज इक्वल टू साइड 3 और साइड 2 इज इक्वल टू साइड 3, यानी सिर्फ दो साइड इक्वल हो रहे हैं, एक साइड अनइक्वल रह रहा है, उस कंडीशन में क्या होगा? आइसोस्केलेस। और अगर इन दोनों कंडीशन में से कुछ नहीं मिल रही है, इसका मतलब कि कोई साइड इक्वल है ही नहीं, तो क्या है? एल्स में सीधे हमें चेक करने की जरूरत नहीं, सीधे हमने कह दिया एस्केलेन है, राइट? तो हम तीन चीजें रिटर्न कर रहे हैं स्ट्रिंग में, इक्विलेटरल रिटर्न कर रहे हैं, आइसोस्केलेस कर रहे हैं, एस्केलेन कर रहे हैं। अब जो मेरा क्वेश्चन है जिसमें आपको दिमाग लगाना है वो ये है कि गेट टाइप जो मेथड है, ठीक है, गेट टाइप जो मेथड है ये क्या ट्रायंगल क्लास के अंदर डिफाइन होना चाहिए था या इक्विलेटरल ट्रायंगल क्लास के अंदर, आइसोस्केलेस ट्रायंगल के अंदर और स्केलेन ट्रायंगल के अंदर डिफाइन होना चाहिए था? सर ये ट्रायंगल क्लास में। क्यों? सर क्योंकि सर तीनों ट्रायंगल चेक कर रहे हैं ना, तो पेरेंट क्लास में रहेगा ज्यादा। करेक्ट, लेकिन हम जब इसको मूव करेंगे चाइल्ड क्लासेस में तो हम तीनों क्लास का कोड थोड़ा लिखेंगे उसमें। तब तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के गेट टाइप में हम सिर्फ इतना कोड लिखेंगे, छोटा कोड लिखेंगे। आइसोस्केलेस में हम ये वाला कोड लिखेंगे, स्केलेन में हम ये वाला लिखेंगे। देखिए पूरी रीजनिंग से आपको बता रहा हूँ, आपको पूरी रीजनिंग करने का मौका है और मैं पूरी रीजनिंग से आपको जवाब दे रहा हूँ, राइट? ठीक है, तो इतना ही जब हम कोड लिखेंगे तो कोड डुप्लीकेट तो हो नहीं रहा है भाई। एक जगह रखने का मकसद क्या होता है? मूव करने का मकसद ये होता है कि चेंज ऑफ पॉइंट ऑफ चेंज सिंगल हो जाए, है ना, ताकि अगर कोड डुप्लीकेट हो रहा है हर जगह तो एक जगह से हम चेंज करें, हर जगह वो इम्पैक्ट कर जाए, राइट? जगह जगह हमें ट्रैक करके चेंज ना करना पड़े, मेंटेनेबिलिटी आसान हो, राइट? यहाँ तो कोड सिंगल रहेगा ही नहीं, डुप्लीकेट होगा ही नहीं, वो चीज़ वायलेट हो ही नहीं रही है। अब जाहिर सी बात है कि गेट टाइप इक्विलेटरल ट्रायंगल की कंडीशन चेक सेस बनाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, करेक्ट? इस आइसोस्केलेस का आइसोस्केलेस से बनाता है, हम वहाँ डाल सकते थे गेट टाइप मेथड लिखते, सिर्फ इतना कोड लिखते हैं जो हाईलाइटेड है आपका, है ना, करेक्ट? स्केलेन का इतना लिखते कि साइड्स आर नॉट इक्वल कर देते, बस एस नहीं लिखते, साइड्स आर नॉट इक्वल टू कर देते, बस नहीं कर देते, एस साइड 1 इज नॉट इक्वल टू साइड 2 एंड साइड 2 इज नॉट इक्वल टू साइड 3, दैट्स इट, दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई, ऐसे ही लिखते हैं हम, करेक्ट? तो कोड तो डुप्लीकेट नहीं होता ना भाई। देखिए जब कोई आपका डीप इंटरव्यू लेगा ना, पहले तो ऊपर से इंटरव्यू लेगा, जब देखेगा आपके नॉलेज स्ट्रक्चर साउंड है तो वो डीप घुसने लगेगा। तो इसको आप ये गलत में भी मत समझिएगा कि वो आपको रिजेक्ट करना चाहता है। अगर इंटरव्यूअर आसान क्वेश्चन से डीपर क्वेश्चन की तरफ आपको ले जा रहा है तो वो आपको स्टेप बाय स्टेप चेक कर रहा है कि आप कितनी लिमिट तक जा सकते हैं। तो इसको नेगेटिव नहीं, इसको पॉजिटिव समझिएगा हमेशा, ठीक है? इसको हमेशा
पॉजिटिव हिंट समझिए कि वो आप में इंटरेस्टेड है, तो वो इतना टाइम आपका आप पे वेस्ट कर रहा है, वरना 2 मिनट के अंदर वो इंटरव्यू ओवर करके आपको चलता कर देता वो। समझ रहे बात? तो ये पॉजिटिव साइन है। अब जब वो डीपर जाएगा तो इस तरह क्वेश्चन पूछेगा फिर आपको। अब जरा सोचिए इस पर। क्या लगता है? इस क्वेश्चन को हम थोड़ी देर के लिए पार करते हैं और शायद टाइम कम है तो शायद अगली क्लास तक के लिए पार करते हैं। इस क्वेश्चन को याद जरूर दिलाइएगा मुझे अगली क्लास में, क्योंकि मैं आपको फिर इसका सही रीज़न बताऊंगा क्यों हमने ऐसा करा है। ये सही कोड है, ये गलत कोड नहीं है। वहाँ पे भी हम कर सकते थे, ये बात भी अपनी जगह सही है। वहाँ कोड डुप्लीकेसी नहीं हो सकती, ये भी सही है। वहाँ ज़्यादा सेंस बनाता है, ये भी बात सही है अपनी जगह, लेकिन फिर भी हम यहाँ कर रहे हैं, इसके लिए एक रीज़न है हमारे पास। और बहुत है इनकैप्सुलेशन की वजह से तो वहाँ ले जाते ना बेटा, क्योंकि ये कोड उसको बिलोंग करता है ना। अब ये कोड तो इक्विलेटरल ट्रायंगल को बिलोंग करता है ना, उसको चेक कर रहा है ना। ये आइसोस्केलेस को बिलोंग कर रहा है, ये अपना पार्ट होता है, कोड डुप्लीकेट भी नहीं होता है ना। तो इनकैप्सुलेशन और साथ में कोहिजन अगर को आप अगर एक्सक्यूज देना चाह रहे हैं या रीजन बताना चाह रहे हैं तो वहीं पे फिर पॉइंट बनाता है इसका, यहाँ नहीं बनाता ये। राइट? बात समझ में आ रही बात? देखो इस तरह के जब सेशंस हो ना तो उसको 4 बार कम से कम देखो, ठीक है? बहुत कम टाइम में बहुत सारी चीज़ें निकल के बाहर आएंगी, ठीक है? लेकिन रीज़न है, देयर इज अ प्रोफाउंड रीज़न जिसकी वजह से मैंने इसको यहाँ चूज़ करा है। नेक्स्ट क्लास में ऐसा भी तो कर सकते हैं कि सर जैसे कि चेकिंग पार्ट में आ गया तो जितनी भी चेकिंग पार्ट तो उन्हें इजीली कंबाइन कर दिया। तो फिर हम ऐसा अगर करना होता तो हम इसको एक यूटिलिटी क्लास बनाते हैं जिसमें स्टैटिक मेथड रख देते हैं, उसका ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं, स्टैटिक मेथड कॉल कर लेते हैं। स्टैटिक मेथड पढ़ा है ना? Yes, sir, right. जो लोग पढ़ा है उनके लिए, जो लोग नहीं पढ़ा है परेशान मत हो, ठीक है? एक बार रिवाइज करेंगे स्टैटिक मेथड बिफोर टीचिंग यू व्हाट आर स्टैटिक मेथड, उनके फंक्शंस क्या है, पर्पस क्या है इसका, ठीक है? ठीक है, ये इनके क्वेश्चन को बस मैं आंसर कर रहा हूँ, ठीक है? अगर इसको हम किसी और क्लास में मूव करना होता तो हम यूटिलिटी क्लास मूव करते ना, ये सब क्लासेस में क्यों मूव करते? ठीक है, वो भी एक रास्ता था। और कोई रीजनिंग? मॉड्यूलरिटी का मतलब क्या होता है बता बेटा? जब तक एक फंक्शन के अंदर एक टाइप का कोड लिखा हुआ है और यहाँ किसका कोड है, टाइप चेक करने वाला कोड है, तो फंक्शन अपने आप में मॉड्यूलर यूनिट ही कहलाता है। सबसे बेसिक मॉड्यूलर यूनिट क्या है? फंक्शन है। तो मॉड्यूलरिटी ब्रेक नहीं हो रही है। नहीं तो अगर वहाँ डालते तो वहाँ भी फंक्शन के अंदर ही डालते ना, तो मॉड्यूलरिटी वहाँ ब्रेक नहीं होती, वहाँ पे कोहेसिव भी होता साथ में, क्योंकि उस ट्रायंगल के लिए ही हम वो कंडीशन चेक कर रहे हैं, तो वहाँ तो डबल एडवांटेज मिलता। नुकसान नहीं है यार देखो नुकसान फायदा मैं एक फायदे को बता रहा हूँ आपको कि वहाँ कोहेसिव भी ज़्यादा होता है ना। एक आदमी कह रहा है कि मैं आपको एक चीज़ के 10 रुपये दूंगा, एक कह रहा है मैं 10 रुपये भी दूंगा और साथ में आपको एक गिफ्ट भी दूंगा, तब कहोगे भैया वो ज़्यादा फायदे का सौदा है, उधर ज़्यादा फायदे का सौदा दिख रहा है ना। यहाँ नुकसान नहीं है, चलो ठीक है, तुम्हें गिफ्ट में इंटरेस्टेड नहीं होगे, तुम कह रहे हो ऐसी बात है ना, लेकिन बट कोई तो रीज़न होना चाहिए कि मैं उसको कह रहा हूँ कि नहीं यहाँ ज़रूरी है करना, इसको हम वहाँ नहीं करेंगे। मैं स्ट्रिक्टली आपसे कह रहा हूँ कि वहाँ नहीं करेंगे, यहाँ ज़रूरी है करना, तो कोई रीज़न उसका है, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में उसको कवर कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि अब बातें थोड़ा आपको अच्छे से समझनी पड़ेंगी चीज़ को, ठीक है? टाइम लेके समझना पड़ेगा उसको, ठीक है? ये मेथड क्या है? टू स्ट्रिंग मेथड। सर इसमें वो आएगा क्या नाम है, जो भी ट्रायंगल हमने क्रिएट करा उसका नेम और उसकी साइड्स आएंगी ना, क्योंकि स्ट्रिंग में मतलब स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा। जाहिर सी बात है, स्टूडेंट आप सही बोल रहे हैं, स्ट्रिंग है, राइट? पब्लिक मेथड है, तो अगर कोई भी क्लास का कोई भी फंक्शन इस क्लास के रेफरेंस ट्रायंगल क्लास के रेफरेंस वेरिएबल के ऊपर अगर टू स्ट्रिंग मेथड कॉल कर रहा है तो क्या होगा? इस ट्रायंगल क्लास का एक स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन स्ट्रिंग के फॉर्म में, एक सिंगल स्ट्रिंग के फॉर्म में रिटर्न हो जा रही है, राइट? क्या प्रिंट हो रहा है? ट्रायंगल मैसेज प्रिंट हो रहा है, ब्रैकेट प्रिंट हो रहा है, टाइप इज इक्वल टू गेट टाइप मेथड कॉल कर रहे हैं, तो ऐसा प्रिंट होगा ट्रायंगल ब्रैकेट में टाइप इज इक्वल टू इक्विलेटरल आइसोस्केलेस
और स्क्लेन है तो स्क्लेन प्रिंट हो जाएगा, राइट। और उसके साइड कॉमा लगेगा, फिर साइड लिख करके ब्रैकेट आएगा, फिर उसके अंदर क्या लिख करके आएगा, साइड 1 प्रिंट होगा, फिर कॉमा लगेगा, साइड 2 प्रिंट होगा, फिर कॉमा लगेगा, साइड 3 प्रिंट होगा, फिर एक ब्रैकेट क्लोज होगा, फिर पूरा ट्रायंगल वाला ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। तो एक तरह से एक स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन है ट्रायंगल के ऑब्जेक्ट का, कि ट्रायंगल का नेचर क्या है, उसके साइड्स की वैल्यूज क्या है, ठीक है। स्ट्रिंग को के फॉर्म में हम ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो टू स्ट्रिंग मेथड क्या बता रहा है, किसी क्लास के ऊपर अगर आप लिख रहे हैं टू स्ट्रिंग मेथड, तो वो उस क्लास के ऑब्जेक्ट का स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन रिटर्न करने के लिए बना होता है, ठीक है। जैसे इन्फो की बात हम करें, एक इन्फो मेथड लिख दें तो उस टाइप से है ना, गेट इन्फो लिख दें, इस तरह के मेथड लिख दें, ठीक है, बात समझ में आ रही है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये ओवरराइड लिख करके आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं, एनोटेशन। ये जो एड्स के सिंबल के साथ आप देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं एनोटेशन। एनोटेशन क्या होता है, जेनरिक मतलब में फोन पे सर्च करिए एनोटेशन का लिटरल मीनिंग क्या होती है। एनोटेशन की लिटरल मीनिंग प्रोग्राम में नहीं, एनोटेशन की लिटरल मीनिंग क्या होती है, यानी इंग्लिश लैंग्वेज में एनोटेशन का क्या मतलब होता है। एनोटेशन ANNOTATION, कमेंट तो हम डबल कोड या डबल स्लैश सिंगल स्लैश स्टार्ट करके मल्टी लाइन सिंगल लाइन कमेंट करते हैं, किसी भी कोड या कमेंट नहीं है। सर कमेंट ये बताने के लिए ये ओवर देखिए ये जो इन्होंने बताया, इन्होंने गलत नहीं बताया, इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से बताया कमेंट, लेकिन अब उसको हम प्रोग्रामिंग में ट्रांसलेट करेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। कोड हो गया, उसको एक्सप्लेनेशन मतलब एक्सप्लेन करते हैं, उससे पता चल जाएगा कि ये नहीं, ओवरराइड अब बात समझो क्या कर रहा है ये एट द रेट सिंबल जब जब कोड आपका देखेगा रन टाइम पे, है ना, तो ये समझ जाएगा कि ये कमेंट नहीं है। कमेंट किसके लिए होता है, यूजर के लिए होता है, डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्म पे। ये समझ जाएगा कि किसी और पर्पस के लिए ये इंस्ट्रक्शन है, आइदर टू द JVM और टू एनी ऑफ द फ्रेमवर्क विच इज बीइंग यूटिलाइज्ड। वो इसको समझ करके इसके हिसाब से कुछ एक्शन लेगा। ये कोड में कुछ एक्शन परफॉर्म करने के लिए नहीं है डायरेक्टली, जैसे प्रिंट होता है, प्रिंट एलन मेथड होता है, प्रिंट करेगा, राइट, सिस्टम डॉट प्रिंट एलन प्रिंट कर रहा है ना, उसके लिए नहीं है ये कमेंट भी नहीं है, ठीक है। ये JVM या फ्रेमवर्क के लिए किसी सर्टेन इंफॉर्मेशन को पास करने के लिए है, और वो इन्फॉर्मेशन क्या है, देखिए इसकी डॉक्यूमेंटेशन देखिए। जैसे क्लास का फुली क्वालिफाइड नेम होता है ना, वैसे देखिए एनोटेशन का भी फुली क्वालिफाइड नेम है, java.lang.override, ठीक है। तो लैंग पैकेज के अंदर ये डिफाइंड है, ठीक है। और लैंग पैकेज के अंदर आपको पता है जो भी चीज़ डिफाइंड होती है, चाहे वो पैकेज हो, चाहे वो क्लास हो, या आपका एनोटेशन हो, उसको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कहीं इंपोर्ट स्टेटमेंट ओवरराइड के लिए हम ऊपर नहीं देख रहे हैं, डायरेक्टली लग गया है, राइट, करेक्ट। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप ये समझें कि जो यूज़र डिफाइंड क्लास है वही इंपोर्ट होते हैं, है ना। ये भी क्लास के फॉर्म में कोडेड हो सकता है, जिसको हम कोई किसी और चीज़ के नाम से, एनोटेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसमें भी इंपोर्ट स्टेटमेंट लग सकता है, ठीक है। बहरहाल ये इसका कमेंट का जो डॉक्यूमेंटेशन है क्या कह रहा है, इंडिकेट्स दैट अ मेथड डिक्लेरेशन इज इंटेंडेड टू ओवरराइड अ मेथड डिक्लेरेशन इन अ सुपर टाइप। तो ओवरराइड जो आपने सुपर टाइप और सब टाइप में पढ़ा था, यानी कोई फंक्शन पेरेंट क्लास में डिफाइंड है, उसी फंक्शन को एग्जैक्टली उसी सिग्नेचर के साथ आप चाइल्ड क्लास में रीडिफाइन करिए विथ अ डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन, यानी कोड उसके अंदर के डिफरेंट हो जाएंगे। इसको क्या कहते हैं, वी आर ओवरराइडिंग द प्रीवियस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पेरेंट क्लास इन द चाइल्ड क्लास। ओवरराइडिंग, ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग वाला ओवरराइडिंग, वही ओवरराइडिंग है ये। तो ये बता रहा है कि ये जो मेथड है टू स्ट्रिंग, ये एक्चुअली ओवरराइडेड मेथड है, यानी इसके पेरेंट क्लास में टू स्ट्रिंग मेथड डिफाइंड है, उसको आप यहाँ नई डिफिनेशन दे रहे हैं। इसके पेरेंट क्लास में टू स्ट्रिंग मेथड डिफाइंड है, उसको आप यहाँ नई डिफिनेशन दे रहे हैं। और नई डिफिनेशन में आप क्या कर रहे हैं, आप ट्राइंगल का स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन, जिसमें आप उसके टाइप को और उसके साइड 1 साइड 2 और साइड 3 को प्रिंट कर रहे हैं एक स्पेसिफिक फॉर्मेट के अंदर, ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, इन सब के अंदर, ठीक है। आई बात समझ में भाई, ठीक है।
तो अगर ये ओवरराइड कर रहा है अपने पेरेंट क्लास है, तो भाई ट्रायंगल क्लास का पेरेंट क्लास कौन सा है, देख लो जरा। ट्रायंगल क्लास को पेरेंट क्लास है, ट्रायंगल क्लास के आगे एक्सटेंड्स कोई क्लास लिखा है, नहीं लिखा है। लेकिन अगर हम इसको राइट क्लिक करके अगर हम जाएं टाइप हायरार्की में, टाइप हायरार्की पूरा आपको पेरेंट चाइल्ड सब बता देता है। तो ये देखिए ट्रायंगल के चाइल्ड बता रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोस्सेलेस ट्रायंगल और स्केलेटल ट्रायंगल बता रहा है ना, इनके चाइल्ड होते तो वो भी बताता है ना। और ट्रायंगल क्लास का पेरेंट क्लास बता रहा है, क्या बता रहा है, ऑब्जेक्ट क्लास। तो अगर किसी क्लास का आपने एक्सप्लिसिटली कोई पेरेंट क्लास नहीं बनाया है तो ऑटोमेटिकली उसका एक पेरेंट क्लास बन जाता है, एंड दैट इज व्हाट, इट इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट क्लास विद कैपिटल ओ। देखो ये ऑब्जेक्ट कैपिटल ओ से है ना। तो ऑब्जेक्ट सिर्फ वही नहीं है जो हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट के टर्म में रिफर करते हैं, ऑब्जेक्ट नाम की एक क्लास भी है जावा में, इनफैक्ट क्लास नाम की भी एक क्लास है, ठीक है। जिस तरह ऑब्जेक्ट कैपिटल ओ के साथ ऑब्जेक्ट नाम की क्लास है, वैसे कैपिटल सी के नाम से, कैपिटल सी क्लास के नाम से भी एक क्लास है, ठीक है। दोनों का अपना अलग अलग पर्पस है, ठीक है। यहाँ जो ऑब्जेक्ट क्लास है उसका पर्पस ये है कि अगर आप किसी भी क्लास का पेरेंट क्लास न बनाए तो ऑब्जेक्ट क्लास को कंपाइलर ऑटोमेटिकली उसका पेरेंट क्लास बना देगा। जैसे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जनरेट होता है ना, तो आप ये समझ लो कि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन हो रहा है, यहाँ पे कंपाइलर अपने आप कोड लिख दे रहा है एक्सटेंड्स ऑब्जेक्ट, फिर आप चाहे लिखो न लिखो फर्क नहीं पड़ता। एक बात समझ में आ गई। तो अगर किसी भी क्लास का पेरेंट क्लास नहीं डिफाइंड है, भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल का ट्रायंगल पेरेंट क्लास है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल कोड पे अगर हम जाएं या स्केलेटल ट्रायंगल पे जाएं तो क्या दिख रहा है आपको, एक्सटेंस ट्रायंगल दिख रहा है, पेरेंट क्लास दिख रहा है आपको, ट्रायंगल का तो कोई पेरेंट क्लास दिख नहीं रहा है। तो किसी भी क्लास का अगर आप पेरेंट क्लास ना दिखे तो आप ये अज्यूम कर लीजिए कि ये कोड वहाँ लिखा हुआ है एक्सटेंस ऑब्जेक्ट करके, जो कंपाइलर अपने आप लिख देगा। That means every class which does not have a explicit parent class, the object class becomes its parent class, and that is why we called object class as a universal super class, ठीक है। यूनिवर्सल सुपर क्लास क्यों कहते हैं, क्योंकि हर क्लास का वो पेरेंट क्लास है। अब भाई यहाँ तो मैंने बता दिया कि ट्रायंगल क्लास एक्सटेंड नहीं कर रहा है तो अपने आप एक्सटेंड ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो ट्रायंगल क्लास का पेरेंट क्लास है। लेकिन मैं यूनिवर्सल कहने का मतलब क्या है कि फिर आइसोस्केलेस ट्रायंगल क्लास का ही पेरेंट क्लास होना चाहिए, क्या वो है, नहीं है, देख लो। अभी टाइप हायरार्की आपको दिखाई थी ना मैंने, भाई आइसोस्केलेस ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल, ट्रायंगल इज अ ऑब्जेक्ट, तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल इज अ ऑब्जेक्ट, है ना, करेक्ट है। तो यानी इसका भी पेरेंट क्लास एट द एंड ऑब्जेक्ट है। तो हर क्लास जो भी आप बनाएंगे या जो बना होगा लाइब्रेरी में जावा के, सबका अल्टीमेट पेरेंट क्लास जो होगा, यूनिवर्सल पेरेंट क्लास जो होगा, वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्लास होगा। अब इस ऑब्जेक्ट क्लास को हम देखने की कोशिश करते हैं। पूरी क्लास खोलने के बजाय मैं इसका आउटलाइन ही आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो इधर दिख रहा है आपको, ये इसके इसके मेथड दिख रहे हैं, ये जो ऑब्जेक्ट क्लास है ना इसके सारे मेथड दिख रहे हैं आपको, और ये फील्ड है, नहीं मेथड, सॉरी ये भी मेथड है, ये सारे मेथड दिख रहे हैं आपको, फील्ड नहीं है, सारे मेथड्स है, राइट। इसमें देखो एक टू स्ट्रिंग मेथड है, टू स्ट्रिंग मेथड है ना। यानी ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर टू स्ट्रिंग मेथड ऑलरेडी अवेलेबल है। वो टू स्ट्रिंग मेथड ट्रायंगल के डायमेंशंस को और उसके टाइप को प्रिंट करने के लिए नहीं बनाया है, यानी साइड 1 साइड 2 साइड 3 और टाइप को इक्वल प्रिंट करने के लिए नहीं बनाया है, वो ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन देने के लिए बना हुआ है, करेक्ट। हमने उसकी डिफिनेशन को ओवरराइड करके ट्रायंगल क्लास के अंदर उसको चेंज करा टू रिटर्न समथिंग दैट इज द स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रायंगल इटसेल्फ। बात समझ आई, ठीक है। इसलिए यहाँ पे एनोटेशन जब मैंने बनाया तो उस पर मैंने ओवरराइड या तो मैनुअली लिख दूँ या अपने आप जनरेट होकर के आ जाएगा जब बनाएंगे तो, ठीक है। और ये जेवीएम देख करके ये समझ रहा है कि अच्छा भाई इसके पेरेंट क्लास में टू स्ट्रिंग मेथड है, हमें जब रन टाइम में ट्रायंगल क्लास के ऑब्जेक्ट को कॉल करना है और उस पर टू स्ट्रिंग मेथड कॉल करना है, तो ऑब्जेक्ट क्लास के टू स्ट्रिंग मेथड को पिक नहीं करना है बल्कि नए ओवररिडन मेथड को पिक करना है, राइट। फिर से बोलो क्या बोल रहे हैं आप, टू स्ट्रिंग मेथड को डिफाइन करना है,
मेथड को डिफाइन करना है, तो जाहिर सी बात है ओवर, क्योंकि ऑब्जेक्ट सबसे पेरेंट क्लास में, ये सुपर क्लास में है ना, हर क्लास की सुपर क्लास पेरेंट क्लास जो है वो ऑब्जेक्ट क्लास है, उसके अंदर टू स्ट्रिंग मेथड डिफाइंड है। उस टू स्ट्रिंग मेथड को अगर हमें यूज़ करना है तो हमें टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम ओवरराइड नहीं करेंगे तब क्या होगा, पेरेंट क्लास का वर्जन चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगा, तब पेरेंट क्लास का वर्जन चल जाएगा। उसका बिहेवियर भी आपको दिखा दूंगा क्या होगा, ठीक है। अगर इसको मैं डिलीट कर दूंगा फिर रन करूंगा कोड में, अगर मैंने कहीं यूज़ कर रखा है तो उसका बिहेवियर भी हम चेक कर सकते हैं डिलीट करके इस मेथड को, राइट। तो भी हम करके देख लेंगे। बट अभी रिलेशनशिप समझ में आ गया कि यहाँ ओवरराइड लिखने का मतलब क्या है ना। अभी इतनी देर में मैंने आपको सिर्फ ट्रायंगल क्लास बताया है, और ट्रायंगल क्लास के जो भी थोड़े से माइन्यूट डिटेल्स हैं, कोडिंग की प्रैक्टिसेस मैंने एम्प्लॉय करी हैं वो बताई हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम ट्रायंगल के सब क्लासेस में जाएंगे, जो क्वेश्चन हमने पार कर रखे हैं उनके आंसर देखेंगे, ठीक है। ये सब एक्सपेरिमेंट कर लेंगे कि टू स्ट्रिंग मेथड इसमें नहीं होता तो क्या होता, ठीक है। ये सारी चीज़ें टू द डेप्थ एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, करेक्ट। तो इस